तो देखो ये एरिस्टोटल का समय ना काफी पुराना है कंपेयर टू हम बाकी के सभी लोग, गैलीलियो, न्यूटन, ये अभी के हैं। एरिस्टोटल ये बीसी का है, बिफोर क्राइस्ट, 384 टू 322, मतलब आज से लगभग 2300 ईयर एगो। ठीक है। कंपैरेटिवली गैलीलियो आज से 500 साल पुराना, और न्यूटन आज से 400 साल पुराना है, 300 साल पुराना है। सो एरिस्टोटल का समय काफी पहले का है। एरिस्टोटल को क्या लगता था, वो आजू बाजू में चीजें देखता था। अगर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, एरिस्टोटल क्योंकि उस वक्त के सभी लोगों को लगता था, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है एंड इफ आई एम पुशिंग इट, ये कब तक आगे जाते रहेगा? जब तक मैं इसको धक्का मारूंगा तब तक। सही है। हाँ सर। वो छोटे बच्चे गाड़ी गाड़ी खेलते हैं, खेलते हैं क्या ऐसे? इनकी गाड़ी जब तक ये खींच रहा है तब तक आगे जाएगी, उसके आगे गाड़ी आगे जाना बंद हो जाएगी। ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट की मोशन कब तक होगी? जब तक हम उसको धक्का मार रहे हैं या खींच रहे हैं तब तक। सो अगर हम धक्का नहीं मारेंगे, अगर हम खींचेंगे नहीं, तब उसकी मोशन रुक जाएगी। इसलिए उसको लगा कि मोशन के लिए फोर्स जरूरी है। क्या लगा उसे? फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन। और ये एरिस्टोटल ने बिफोर क्राइस्ट 300 साल पहले जो बताया था, वो उसके आगे लगभग 1500-1800 साल तक लोग मानते थे। बट उसके बाद गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए गैलीलियो ने? गैलीलियो ने देखा कि अगर इस प्रकार से स्लोप है, ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़िया। ओके, बढ़िया। एक आधा ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसके स्पीड के साथ क्या होता है? कम होती है। कम होती है। सो एक आधा ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर होगा तो क्या होना चाहिए? इंस्टेंट। सो देखो उसने ऑब्जर्व किया स्पीड इंक्रीजेस when object moves downward. Speed decreases when object moves upwards.
तो हॉरिजॉन्टली जब मूव हो रहा है तब क्या होना चाहिए? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड। constant, पर मोशन के लिए तो फोर्स चाहिए, ऐसा सब लोग मानते थे। रेस्ट। 1 मिनट रुको। सो देखो कि मोशन के लिए तो फोर्स चाहिए, फिर इसकी मोशन कैसे कंटिन्यू रहेगी? इसलिए फिर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट था इस प्रकार से, उसने पॉलिश्ड कंटेनर लिए ऑफ द शेप ऑफ कढ़ाई। ठीक है, उसे ध्यान में आया अगर ये पॉलिश्ड है तो जिस हाइट से हम रिलीज करते हैं, जिस हाइट से हम रिलीज करते हैं उसी हाइट पर इसने जाकर रुकना चाहिए। ये जाकर रुकता है, रादर देन रुकना चाहिए, ये रुकता है। ठीक है, और ये अगर कंटेनर पॉलिश्ड है तो इट वाज ऑब्जर्व दैट कि इसकी लेंथ कुछ भी रहे ये उसी हाइट पर जाकर रुकता है। तो फिर उसने सोचा कि अगर ये कंटेनर इनफाइनाइट लॉन्ग होगा और ये हाइट फिर से अचीव नहीं हो रही है तो ये बॉल कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा। क्या सही है? यस सर। हाँ देखो सर, पॉलिश सरफेस है, पॉलिश पॉलिश क्यों किया उसने? स्मूथनेस के लिए। टू एलिमिनेट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जितना कम कर सकते हैं उतना फ्रिक्शन कम करने के लिए उसने पॉलिश किया। और फिर उसे ध्यान में आया कि यार जिस हाइट से बॉल को रिलीज करते हैं उसी हाइट तक बॉल जाकर रुकता है। वो हाइट नहीं आएगी तो बॉल शायद से नहीं रुकेगा। इसका मतलब जैसे ऊपर से नीचे आने वाले बॉल की स्पीड बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाने वाले बॉल की स्पीड कम होती है, तो हॉरिजॉन्टली अगर बॉल जा रहा है, सरफेस अगर पॉलिश्ड है, तो वो एक्चुअली मूव करते रहेगा जब तक ये हाइट अचीव नहीं होगी तब तक। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की मूव होते रहने की टेंडेंसी है। उसे रोकना है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो फिर सर ये इसके पहले जो ऑब्जर्व कर रहे थे वहां पर क्या गड़बड़ थी? वहां पर हम जो फोर्स लगा रहे थे वो ये ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए फोर्स लगाते थे। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं रहता तो इसको एक छोटा सा धक्का दे दो, ये ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव। तो इसका मतलब ये जो लग रहा था ये एक्चुअली गलत है। सही क्या है फिर?
force is required to overcome opposing force। मोशन के लिए फोर्स नहीं चाहिए, ये अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन है ना, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। ये तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो अगर मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी मूव करते रहने की टेंडेंसी रहेगी। अगर वो रेस्ट पर है तो उसकी रेस्ट पर रहने की टेंडेंसी रहेगी। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहती है टू मेंटेन इट्स स्टेट, ठीक है। एंड इस प्रॉपर्टी को कहा है इनर्शिया। The tendency of an object to maintain its state of motion, which may be state of rest or state of uniform motion along straight line, ठीक है। is called as, इसको क्या कहेंगे, इनर्शिया, ठीक है। तीन प्रकार का इनर्शिया रहेगा बॉडी को। कोई बता सकता है कौन से तीन प्रकार का? inertia of motion, हाँ inertia of rest, हाँ, inertia of direction, बहुत बढ़िया। इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of rest and inertia of डायरेक्शन। जिस प्रकार की मोशन है, टिपिकली यूनिफॉर्म मोशन along straight line, ये मोशन की उसकी टेंडेंसी रहेगी। या फिर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने की उसकी टेंडेंसी रहेगी, या जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाने की उसकी टेंडेंसी रहेगी। अपने आप होकर वो ना ही उसकी यूनिफॉर्म मोशन चेंज करेगा, मतलब स्पीड चेंज करेगा, ना ही उसकी अगर रेस्ट वाली कंडीशन है तो उसको अपने आप चेंज करेगा, या फिर वो अपने आप खुद होकर डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है। न्यूटन ने इस पूरे पार्ट को लॉ करके बताया, ठीक है। क्या बताया न्यूटन ने? न्यूटन ने कहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है ये? एवरी ऑब्जेक्ट continues its state of rest or state of
uniform motion along the straight line, every object continues its state of rest or state of uniform motion along the straight line unless some external unbalanced force acts on it. क्या सही है? Is it clear? Yes, sir. ठीक है, ये न्यूटन का पहला लॉ है. This law is also called as law of inertia. So basically इनका कहना ऐसा ही है, न्यूटन का कहना इतना ही था. If you want to change state, force is necessary. कौन सा force? External unbalanced force is necessary. ठीक है. By the way, what do you mean by balanced force and unbalanced force? Balanced force and unbalanced forces क्या होते हैं? बोलो. Sir, equal amount of force in opposite direction is called as unbalanced force, and in same direction, equal amount of force is called as unbalanced force. देखो, अगर हमें वेक्टर्स पढ़ा नहीं रहता ना तो मैं आपको मान लेता. सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन कहने की जरूरत ही नहीं है. बैलेंस फोर्सेस ये वो फोर्सेस है. नेट फोर्स कितना होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्सेस क्या रहेंगे? नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल, इसका मतलब क्या है? भाई ध्यान में आया क्या? बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या? हाँ सर. ठीक है. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है. इसलिए सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के ये छोटे बच्चे कहेंगे. अभी अपने को फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व, तो 5, 10, 15, 20, 50 कितने भी फोर्सेस हो सकते हैं. वी डोंट केयर. अगर नेट फोर्स 0 है तो हम कहेंगे फोर्सेस आर बैलेंस. इफ द नेट फोर्स इज नॉट 0, वी विल से फोर्सेस आर नॉट बैलेंस. सही है. ये एक्सटर्नल वर्ड कहां से आया जरा बता दो. क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है? Yes, sir. न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Yes, sir. क्या कहता है? Sir, every object in the universe attracts every object towards itself with a definite force. दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. क्या सही है? Yes, sir. ओके. सो व्हेन आई एम कंसीडरिंग द बॉडी, अगर आपकी ही बॉडी कंसीडर कर ली तो क्या आपके हार्ट और ब्रेन में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा? सर क्या पूछ रहे हो आप? सर पूछ रहे हैं
अगर मैंने मेरी बॉडी कंसीडर की है तो क्या मेरे हार्ट और ब्रेन में कुछ फोर्स रहेगा क्या अट्रैक्टिव? क्या मेरा हार्ट मेरे ब्रेन को अट्रैक्ट करेगा क्या? अरे हाँ या ना? ब्रेन का कुछ मास होता है ना, 200 ग्राम 250 ग्राम जो कुछ भी होगा। हार्ट का कुछ मास होगा, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो क्या उनके बीच में फोर्स रहना चाहिए? रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सर रहना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, मेरे लंग्स और मेरे किडनी में फोर्स रहना चाहिए, रहना चाहिए। मेरे बोन्स और मेरी ऑर्गन्स में फोर्स रहना चाहिए, डेफिनेटली रहना चाहिए। तो क्या इनके कारण मोशन नहीं होती है क्या? सर ये हम जिस बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी, उसके इंटरनल फोर्सेस है। आपको ह्यूमन बॉडी की मोशन करनी है तो बाहर से आपके बॉडी पर फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने बाहर से धक्का मारना, आपको किसी ने बाहर से धक्का मारना पड़ेगा, या जमीन ने आपके ऊपर रिएक्टिव फोर्स देना पड़ेगा, तब आप आगे जाओगे। इंटरनल फोर्सेस के कारण बॉडी की मोशन होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। गाड़ी के दो चक्के हैं, पहला सामने वाला व्हील और पीछे वाला व्हील, उनके बीच में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फोर्स होना चाहिए। इसलिए ऐसा होता है, रात में देखा था ना, गाड़ी के चक्के 1 मीटर दूरी पर थे, सुबह देखा अट्रैक्टिव फोर्स के कारण चक्के पास में आ गए, गाड़ी छोटी हो गई, फिर इसे खींचकर लंबा कर दिया। होता है क्या ऐसा? नहीं सर, ये इंटरनल फोर्सेस है। इंटरनल फोर्सेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या एक्सटर्नल वर्ड का मीनिंग ध्यान में आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? हाँ। सो व्हेन वी आर सेइंग एक्सटर्नल फोर्सेस, तो शायद से आपको वो सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट याद आएगा। कंप्लीट बॉडी को हम एक पॉइंट पर एक पॉइंट मास करके कंसीडर करते हैं। या अगर बड़ी बॉडी है जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, तो हम उसके अंदर के फोर्सेस को इंटरनल कहेंगे। बाहर से लगने वाले फोर्स, किसी ने जोर से बॉल फेंक कर मारा है, those forces will be considered as external forces। क्या सही है? सो न्यूटन का पहला लॉ इसके बारे में बात करता है। अब एक बहुत घिसा पीटा सवाल उतना पूछकर अपन रुकेंगे। जिन लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया है बता दो। आप 5 ग्राम की ऑब्जेक्ट रुक सकते हो या 500 केजी का ऑब्जेक्ट रुक सकते हो? सर डिपेंड करते कोणत्या स्पीडने येत आहे. हा भाऊपणा कशाला केला? काय सांगितलं होतं? जिन्होंने पहले ये 5 ग्राम उन्होंने जवाब नहीं देना है। ठीक है, एनीवेज देखो, अब सब पूरा अपना मतलब पक्का कर दिया ना। देखो, सॉरी सर. अरे ठीक है, गम्मत है। मेरे पास बुलेट है, बुलेट का मास 10 ग्राम है, पर क्या हम उसको रोक सकते हैं क्या? Yes, sir. No, sir. नहीं रोक सकते। पर वही आपका दोस्त साइकिल से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको हाथ से या दोनों हाथों से मिलकर आप उसे रोक सकते हो। वही एक ऑब्जेक्ट है जो आपके तरफ 1500 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, आप उसको आराम से रोक दोगे, बिकॉज इट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। पर वही आपके तरफ 1 मीटर पर सेकंड से आने वाले रोड रोलर को आप नहीं रोक पाओगे। क्या सही है? एक बड़े रोड रोलर को अपन नहीं रोक पाएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को इवन तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, हम आराम से रोक पाएंगे। बुलेट 10 ग्राम है, एक छटाक से भी कम है, फिर भी अपन उसको नहीं रोक पाएंगे, बट 50 केजी के आदमी को आप रोक पा रहे हो। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस बुलेट इज मूविंग विद 200 मीटर पर सेकंड, आपका दोस्त 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास ये बहुत बहुत छोटा है,
10⁻⁻27 इतना, इसका मास कुछ 1000 kg रहेगा. So not only velocity but information regarding mass is required to understand motion completely. क्या सही है क्या? सिर्फ मास से मोशन के बारे में पूरी आइडिया नहीं मिलती. We need information related to velocity also. तो इसलिए न्यूटन को ध्यान में आया to understand motion in proper way, only mass or only velocity is not enough. इसलिए प्रॉपर्टी पिक्चर में आ गई मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity in the direction of velocity is called as momentum. इसको डायरेक्शन है, मतलब ये स्केलर रहेगी या वेक्टर? वेक्टर. और दिया जाएगा मोमेंटम छोटा p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. जो वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन रहेगी. यूनिट मास मतलब kg, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड. क्या सही है? सही है क्या? Okay. So with this we will stop today.